इनकम टैक्स में 7 ITR फॉर्म्स होते हैं। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक अलग अलग टैक्स पेयर्स पर अलग अलग ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं और अलग अलग इनकम पर भी अलग अलग ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। जितना इंपॉर्टेंट ITR फाइल करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है सही ITR फॉर्म सिलेक्ट करना। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं कॉमर्स न्यूज गुरुजी। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस ITR फॉर्म को कौन सा टैक्स पेयर फाइल कर सकता है, किस ITR फॉर्म में कौन कौन सी इनकम शो कर सकते हैं, इन सारे ITR फॉर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है, इन सारे ITR फॉर्म्स की ड्यू डेट क्या होती है, इन सारे ITR फॉर्म्स की एक समरी जिससे क्लियर पिक्चर मिल सके, और लास्ट में बात करेंगे कि इन सारे ITR फॉर्म्स में से आप अपने लिए करेक्ट ITR फॉर्म कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ITR में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इन सब चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम एक एक ITR फॉर्म्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। अच्छा, हमारे वीडियो का सीक्वेंस होगा ITR 1, ITR 2, ITR 4, फिर ITR 3, फिर ITR 6, ITR 7, फिर लास्ट में ITR 5। इस सीक्वेंस से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की। ITR 1 को सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल ही फाइल कर सकते हैं जिसकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ना हो, मतलब नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते। उनको ITR 2 या ITR 3 यूज करना पड़ेगा। ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब है जो व्यक्ति इंडिया का मूल निवासी हो और इंडिया में ही रहता हो। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल का मतलब है जो व्यक्ति इंडिया का मूल निवासी तो है लेकिन इंडिया में नहीं रहता है। और नॉन रेजिडेंट मतलब जो व्यक्ति इंडिया का ना हो। ITR 1 फॉर्म बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ वही डिटेल्स आती हैं जिनमें कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो ITR 1 को आप सैलरी या पेंशन की इनकम शो करने के लिए यूज कर सकते हो, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड ना हो रहा हो, नहीं तो ITR 2 यूज करना पड़ेगा। और अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो भी आपको ITR 2 ही यूज करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो आपके पास एक घर है और उस घर में आप भी रहते हो और उसे किराए पर भी दे रखा है, तो इस प्रॉपर्टी को पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी से आपको 20,000 पर मंथ की रेंटल इनकम भी हो रही है, हाउस टैक्स पे किया है 2,000 का और उस घर के लिए लोन लिया हुआ है जिसका इस साल इंटरेस्ट पे किया है 3,80,000। तो इस रेंटल इनकम को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स यानी कि हाउस टैक्स को माइनस कर देंगे तो इसको नेट एनुअल वैल्यू बोलते हैं। फिर इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। फिर इसके बाद इसमें से कोई और रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा नहीं अलाउ होगा और फिर उस घर के लोन की इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे। ये दोनों माइनस करने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम या लॉस निकल जाती है। जैसे इस एग्जांपल में लॉस आया है, अब सेम ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ 2 लाख तक का ही लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम जैसे बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज वगैरह से सेट ऑफ कर सकते हो। बाकी का लॉस अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उसका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा हो तो ITR 1 यूज कर सकते हो, और अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है तो आपको ITR 2 यूज करना पड़ेगा। और ITR 1 में अदर सोर्स की इनकम जैसे डिविडेंड इनकम, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, RD का इंटरेस्ट शो करने के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन लॉटरी और रेस हॉर्सेस वगैरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। 5,000 तक की एग्रीकल्चरल इनकम शो करने के लिए इस ITR फॉर्म को आप यूज कर सकते हो। शेयर्स या म्यूचुअल फंड के सेक्शन 112A वाले 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी शो करने के लिए आप ये ITR फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ITR 2 या ITR 3 यूज करना पड़ेगा। वैसे तो कैपिटल गेन के लिए ITR 2 या ITR 3 ही यूज करते हैं। ITR 1 के मुकाबले ITR 2 और ITR 3 कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स होते हैं। शेयर्स या म्यूचुअल फंड के 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो जिनका 1,25,000 से कम का कैपिटल गेन है उन्हें क्यों ITR 2 और ITR 3 के पंगे में डालना। और ये सारी इनकम मिलाकर सिर्फ 50 लाख तक की इनकम के लिए ही आप ITR 1 को यूज कर सकते हो। कोई भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिविजुअल इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकता है, कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकता है, कोई भी HUF भी इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अगर किसी के पास ESOP या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, अनलिस्टेड मतलब जो कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज BSE या NSE में लिस्टेड ना हो, अगर किसी के पास फॉरेन इनकम हो या फॉरेन में एसेट हो, अगर किसी के पास क्रिप्टो एसेट्स हो, अगर किसी की बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो। बिजनेस या प्रोफेशन का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग, रिटेलिंग,
होलसेलिंग या सर्विस देना ही नहीं है, बल्कि अगर आप इंट्राडे शेयर्स में डील करते हो या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डील करते हो तो इसके इनकम को भी बिजनेस इनकम ही बोलते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर किसी की क्लबिंग इनकम हो, क्लबिंग इनकम का मतलब इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे किसी दूसरे को इनकम होने पर भी वो इनकम आपकी मानी जाएगी और उसे आपकी इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, फिर उस पर आप टैक्स पे करोगे। इसके बारे में भी और ज्यादा जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी की एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, अगर किसी की एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो या किसी की टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, इन सब में वो व्यक्ति ITR 1 नहीं यूज कर पाएगा। अब बात करते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 कोई भी इंडिविजुअल, चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन, जिसकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ना हो, वो फाइल कर सकता है। कोई भी HUF फाइल कर सकता है जिसकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ना हो। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर है, अगर किसी के पास ESOP या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, अगर किसी की फॉरेन इनकम है या फॉरेन में एसेट है, अगर किसी के पास क्रिप्टो एसेट्स हैं और अगर किसी की क्लबिंग इनकम है, तो वो भी इस ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ITR 2 के लिए आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती हैं, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ना हो और आप ITR 1 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप ITR 2 को फाइल कर सकते हो। तो ITR 2 को आप सैलरी या पेंशन की इनकम शो करने के लिए यूज कर सकते हो, एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करने के लिए यूज कर सकते हो, और अगर उस हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो तब भी आप ITR 2 का यूज कर सकते हो। अदर सोर्सेज की इनकम जैसे डिविडेंड इनकम, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट या RD का इंटरेस्ट शो करने के लिए आप इस ITR 2 को यूज कर सकते हो। लॉटरी और रेस हॉर्सेस वगैरह की इनकम भी आप ITR 2 में शो कर सकते हो। 5,000 से ज्यादा की एग्रीकल्चरल इनकम को भी आप ITR 2 में शो कर सकते हो। कोई भी कैपिटल गेन्स, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, शेयर से हो या प्रॉपर्टी से हो या क्रिप्टो से हो, सारे कैपिटल गेन्स को आप ITR 2 में शो कर सकते हो और इनमें लॉस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है या कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर है तो ये दोनों टाइप के लोग ITR 2 नहीं फाइल कर पाएंगे। अब बात करते हैं ITR 4 के बारे में। ITR 4 को रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी हो, HUF जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी हो, और पार्टनरशिप फर्म भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इस पार्टनरशिप फर्म में LLP को इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ITR 4 नहीं फाइल कर सकती। LLP ITR 5 में अपनी इनकम शो कर सकती है। फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स भी ITR 4 को यूज कर सकते हैं। ITR 4 को बेसिकली बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को भी रिपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ITR 4 बिल्कुल ITR 1 जैसा है। अगर किसी की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो ITR 1 फाइल कर सकता है, और अगर किसी की बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो ITR 4 फाइल कर सकता है। तो ITR 1 वाली सारी इनकम के साथ साथ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को भी ITR 4 में शो कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल बिजनेस प्रोफेशन या प्रिजम्पटिव बेसिस पर बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को शो कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 AE के तहत बिजनेस की इनकम शो कर सकते हो, और प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44 AD के तहत प्रोफेशन की इनकम शो कर सकते हो। और ये सारी इनकम को मिलाकर सिर्फ 50 लाख तक की इनकम के लिए ही ITR 4 को यूज कर सकते हो। अगर बिजनेस की टर्नओवर और प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है तभी आपको प्रिजम्पटिव बेसिस का बेनिफिट मिलेगा। अब इनकी लिमिट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। बिजनेस के केस में अगर टोटल टर्नओवर में कैश टर्नओवर 5% से ज्यादा है तो 2 करोड़ की लिमिट है, और अगर टोटल टर्नओवर में कैश टर्नओवर 5% तक है तो 3 करोड़ की लिमिट है। और प्रोफेशन के केस में अगर टोटल रिसीट में कैश रिसीट 5% से ज्यादा है तो 50 लाख की लिमिट है, और अगर टोटल रिसीट में कैश रिसीट 5% तक है तो 75 लाख की लिमिट है। अगर ये लिमिट्स क्रॉस हुई तो आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप ITR 4 नहीं फाइल कर पाएंगे, फिर आपको ITR 3 ही फाइल करना पड़ेगा। वो सारे पर्सन लेकिन HUF को छोड़ के जो भी ITR 1 को नहीं फाइल कर सकते हैं वो ITR 4 को भी नहीं फाइल कर सकते। इसके अलावा अगर बिजनेस के टर्नओवर या प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा हो, या अगर कोई सेक्शन 44 AB के तहत मैंडेटरी टैक्स ऑडिट की कंडीशन में कवर हो, तो ये सारे ITR 4 को नहीं फाइल कर पाएंगे। अब बात करते हैं ITR 3 के बारे में।
ITR 3 कोई भी इंडिविजुअल, चाहे इंडियन हो या नॉन इंडियन, जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो, वो ITR 3 का यूज कर सकता है। HUF जिसकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो, वो भी ITR 3 का यूज कर सकता है। अगर कोई फ्रीलांसिंग या कंसल्टेंसी देने का काम करता है तो वो भी ITR 3 यूज कर सकता है। अगर किसी के पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, वो भी ITR 3 यूज कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी फर्म में पार्टनर है, LLP में नहीं, तो वो भी ITR 3 का यूज कर सकता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो ITR 3 के लिए आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती हैं, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो और आप ITR 4 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ITR 3 को भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को भी रिपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ITR 3 बिल्कुल ITR 2 जैसा है। अगर किसी की बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो वो ITR 2 फाइल कर सकता है, और अगर किसी की बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो वो ITR 3 फाइल कर सकता है। तो ITR 2 वाली सारी इनकम के साथ साथ बिजनेस प्रोफेशन की इनकम को भी ITR 3 में शो कर सकते हैं। इसमें आप नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन या प्रिजम्पटिव बेसिस पर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम शो कर सकते हो। अगर कोई ITR 1, ITR 2 और ITR 4 के लिए एलिजिबल है तो वो ITR 3 नहीं फाइल कर सकता। अब बात करते हैं कि इन सारे ITR फॉर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आप ITR 1 या ITR 2 ही फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ITR 1 की कंडीशंस देखनी है। अगर आप ITR 1 की कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो तो ITR 1 फाइल करो, नहीं तो ITR 2 फाइल करो। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आप ITR 3 या ITR 4 ही फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ITR 4 की कंडीशंस देखनी है। अगर आप ITR 4 की कंडीशन फुलफिल कर पा रहे हो तो आपको ITR 4 ही फाइल करनी है, नहीं तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। अब देखो, ITR 1 और ITR 4 मोर और लेस सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ITR 1 में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं शो कर सकते हो और ITR 4 में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम शो कर सकते हो। सेम वे ITR 2 और ITR 3 भी मोर और लेस सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि ITR 2 में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं शो कर सकते और ITR 3 में बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR 6 के बारे में। ITR 6 को सिर्फ कंपनीज ही फाइल कर सकती हैं। ITR 6 में कंपनी को अपनी सारी इनकम शो करनी होती है, चाहे जिस मर्जी टाइप की इनकम हो या जिस मर्जी सोर्स की इनकम हो। कंपनीज के अलावा ITR 6 कोई और नहीं फाइल कर सकता। जो कंपनीज सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम करती है, मतलब जिस कंपनी की इनकम चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए होल्ड की गई प्रॉपर्टी से आती है, वो भी ITR 6 नहीं फाइल कर सकती है, उनको ITR 7 फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ITR 7 के बारे में। ITR 7 को वो कंपनीज फाइल कर सकती हैं जिनकी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए होल्ड की गई प्रॉपर्टी से इनकम आती हो। इनके अलावा पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, NGO या कोई और इंस्टीट्यूशन ITR 7 को यूज कर सकते हैं। तो ITR 7 में भी सारी इनकम शो करनी होती है, चाहे जिस मर्जी टाइप की इनकम हो या जिस मर्जी सोर्स की इनकम हो। इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स ITR 7 का यूज नहीं कर सकते हैं, और जिन कंपनीज की चैरिटेबल या रिलीजियस सोर्स के अलावा इनकम हो, वो भी ITR 7 नहीं फाइल कर सकती हैं, उनको ITR 6 फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ITR 5 के बारे में। ITR 5 को वो टैक्स पेयर्स फाइल कर सकते हैं जो ITR 6 और ITR 7 के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब फर्म्स, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अमूल, ये सब ITR 5 फाइल कर सकते हैं। ITR 5 में भी सारी इनकम शो करनी होती है, चाहे जिस मर्जी टाइप की इनकम हो या जिस मर्जी सोर्स की इनकम हो। ITR 5 को इंडिविजुअल, HUF और कंपनीज नहीं फाइल कर सकते। अब बात करते हैं ITR की ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट के बारे में। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऑडिट जरूरी नहीं कि सिर्फ कंपनीज और फर्म्स का ही होता है, बल्कि इंडिविजुअल्स का भी ऑडिट होता है। देखो, ऑडिट मैंडेटरी केसेस में तो करवाना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई वॉलंटरी बेसिस पर अपना ऑडिट करवाना चाहता है तो ऑडिट करवा सकता है। इंडिविजुअल्स और ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड हो गई है तो वो एक्सटेंडेड डेट कंसीडर करेंगे। जैसे
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की ITR के लिए ड्यू डेट है 15 सितंबर 2025 और कंपनीज और ऐसे टैक्स पेयर्स जिनका ऑडिट होना है उनके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। लेकिन अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो इन केस में भी वो एक्सटेंडेड डेट को कंसीडर करेंगे। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली तो आपको समझ तो सारा आया होगा, लेकिन सारी चीजों की खिचड़ी बन गई होगी। तो इसके लिए मैं आपके साथ इन सब की एक समरी भी प्रेजेंट करता हूँ जिससे आपको समझने और याद रखने में हेल्प मिलेगी। देखो, एक टैक्स पेयर पर मल्टीपल ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इस समरी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्स पेयर पर कौन कौन से ITR फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं और उन सारी एप्लीकेबल ITR फॉर्म्स में से वो कौन सा ITR फॉर्म यूज कर सकता है। अगर तो आप एक इंडिविजुअल हैं और रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आप ITR 1, 2, 3 या 4 इसमें से कोई भी ITR फॉर्म यूज कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 1 या ITR 2 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 या ITR 4 यूज कर सकते हैं। तो नो बिजनेस इनकम के केस में आपको पहले ITR 1 की कंडीशन देखनी है। अगर इसकी कंडीशन नहीं मीट हो रही है तब आपको ITR 2 की तरफ जाना है, लेकिन सिर्फ ITR 1 या ITR 2 ही फाइल कर सकते हो। और बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम के केस में आपको पहले ITR 4 की कंडीशंस देखनी है। अगर इसकी कंडीशन नहीं मीट हो पा रही है तो आपको ITR 3 की तरफ जाना है, लेकिन सिर्फ ITR 3 या ITR 4 ही फाइल कर सकते हो। और अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा कोई और इंडिविजुअल हो जैसे नॉन रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट तो आप सिर्फ ITR 2 या ITR 3 ही फाइल कर सकते हो। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आप ITR 2 यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 यूज कर सकते हो। HUF ITR 2, ITR 3 और ITR 4 यूज कर सकता है। अगर कोई HUF की बिजनेस इनकम नहीं है तो वो ITR 2 यूज कर सकता है, और अगर बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हुई तो ITR 3 या ITR 4 यूज कर सकता है। फर्म्स ITR 4 या ITR 5 यूज कर सकती हैं। अगर कोई कंपनी रिलीजियस या चैरिटेबल सोर्स से इनकम अर्न कर रही है तो उसे ITR 7 यूज करना चाहिए। बाकी सारी कंपनीज को ITR 6 यूज करना चाहिए। LLP, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सिर्फ एक ही ITR फॉर्म है और वो है ITR 5। पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, NGO या किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी सिर्फ एक ही ITR फॉर्म है और वो है ITR 7। हमने ये बात तो कर ली कि इंडिविजुअल पर ITR 1, 2, 3, 4 ये चारों फॉर्म्स एप्लीकेबल हैं, लेकिन फाइल तो कोई एक ही फॉर्म करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के हिसाब से आपके ऊपर कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम ITR 1 और ITR 2 को एक साथ साथ देखते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तभी आप ITR 1 और ITR 2 को फाइल कर सकते हो। तो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम के केस में आप ITR 1 और ITR 2 का यूज नहीं कर पाओगे। सैलरी या पेंशन की इनकम के लिए आप ITR 1 यूज कर सकते हो। एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड ना हो रहा हो उसे आप ITR 1 में शो कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी से है लेकिन उसमें लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आप ITR 1 का यूज नहीं कर पाओगे, फिर आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आपकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, चाहे उसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो या ना हो रहा हो, तब भी आप ITR 1 यूज नहीं कर पाओगे, आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट या RD का इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है तो आप ITR 1 का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर रेस हॉर्सेज या लॉटरी की इनकम वगैरह है तो आप ITR 1 नहीं यूज कर सकते, फिर आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 तक है तो आप ITR 1 का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर यही एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है फिर आप ITR 1 नहीं है, आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। 112A वाले 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड ना हो रहा हो तो इस केस में आप ITR 1 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 1,25,000 तक है लेकिन इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आप ITR 1 यूज नहीं कर पाओगे, फिर आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1,25,000 से ज्यादा है, इस केस में भी आप ITR 1 नहीं यूज कर पाओगे, आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी के सारे कैपिटल गेन्स को शो करने के लिए आप ITR 1 यूज नहीं कर सकते, आपको ITR 2 की तरफ जाना पड़ेगा। तो ITR 1 और 2 तब फाइल किए जाते हैं जब आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं हो। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप ITR 1 फाइल कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते तो आपको ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आप इस समरी में ध्यान से देखें तो ITR 1 और ITR 2 तब फाइल होते हैं जब आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम ना हो, और इसी तरह ITR 3 और ITR 4 तब फाइल होते हैं जब आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो। और ITR 1 और ITR 4 एक जैसे हैं और ITR 2 और ITR 3 एक जैसे हैं।
हैं। बस फर्क ये है कि अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो आपको ITR 1 या ITR 2 ही फाइल करना है, और अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है तो आपको ITR 3 या ITR 4 ही फाइल करना है। देखो, अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है फिर आप ITR 1 फाइल कर सकते हो, और अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है फिर आपको ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने लिए करेक्ट ITR फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी या फर्म वगैरह। फिर आपको देखना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और आपके ऊपर कौन कौन से ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल है। फिर आपको देखना है कि आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है या नहीं, और उसके बेसिस पर आप पे कौन कौन से ITR फॉर्म्स एप्लीकेबल है। जैसे अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है फिर आपके ऊपर ITR 1 और ITR 2 एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है उस केस में आपके ऊपर ITR 3 या ITR 4 एप्लीकेबल होंगे। फिर लास्ट में देखना है कि आपकी कौन कौन सी इनकम है, उसके हिसाब से आपके ऊपर कोई एक ही ITR फॉर्म एप्लीकेबल होगी, बस वही ITR फॉर्म आपको फाइल करनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में और इस टॉपिक को इतने ईजी वे में प्रेजेंट करने में मेरा बहुत टाइम लगा है और मेरी बहुत मेहनत भी लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को एक लाइक करने में ना टाइम लगेगा और ना ही मेहनत लगेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।